राम राम। दिस इज आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम हमारी रिकर्जन सीरीज का आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक हमने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन कर रखे हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रीवियस जो जैसे वन वेरिएबल के साथ ही गेम खेल रहे होते हैं कि जहाँ पे हम n-1 n+1 करके अपना आंसर लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है केथ सिंबल इन द ग्रामर। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आज अपनी ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स काम में आएगी। आज हमको पता चलेगा कि जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उसको सिमिलर टाइप के अपन सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं और उनको कलेक्टिवली कुछ कोड करके अपन आंसर देते हैं मेन प्रॉब्लम का। अभी तक अपन ने ये सब कर रखा है, तो आज इसको अपन ऑब्जर्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। केथ सिंबल इन ग्रामर। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, वी बिल्ड अ टेबल ऑफ n रोज, वन इंडेक्स्ड, वी स्टार्ट बाय राइटिंग जीरो इन द फर्स्ट रो। ठीक है, तो पहले इतने को तोड़ते हैं। मैं आपको पोस्ट बताता हूँ। एन और के आपको दो इंटीजर इनपुट में गिवन है। ठीक है, एन किसको डिनोट करता है? एन इज फॉर रोज और एक सेकेंड, के इज फॉर कॉलम्स। ठीक है, आपको रोज एन 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 नंबर ऑफ रोज और के नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है। ठीक है, बेसिकली के कॉलम को डिनोट करता है और एन रोज को, और ये वन बेस इंडेक्स है, जीरो से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको बोला है एन इक्वल्स टू वन पे। ठीक है, तो दिख रहा है एन इक्वल्स टू वन पे। वी बिल्ड अ टेबल ऑफ एन रोज, वन बेस इंडेक्सिंग, वी स्टार्ट बाय राइटिंग जीरो इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में अपन जीरो लिखते हैं। ठीक है, तो कॉलम भी तो फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो इधर आपने जीरो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नाउ इन एवरी सब्सिक्वेंट रो वी लुक एट द प्रीवियस रो एंड रिप्लेस ईच अक्रेंस विद जीरो ऑफ जीरो विथ वन एंड ईच अक्रेंस ऑफ वन विथ वन जीरो। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? बोले जैसे ही मैं नेक्स्ट रो में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर जीरो है प्रीवियस रो के उस कॉलम में, अगर जीरो पड़ा है तो मैं नेक्स्ट रो के कॉलम पे आगे जीरो को क्या लिख दूंगा, जीरो वन। और अगर वन है तो मैं उसको वन जीरो लिख दूंगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने एक रो का बनाया। अब एन इसको लेट्स सपोज टू के लिए बनाते हैं, और के कॉलम में क्या आएगा? अब मैंने क्या बोला, जीरो को क्या लिखना है, जीरो वन। तो फर्स्ट कॉलम में जीरो, नेक्स्ट कॉलम में वन, इसका। ठीक है, अब अगली रो बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये के इसको टू के लिए चल रहा है। ठीक है, अब इसका बनाएंगे तो फर्स्ट प्रीवियस रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है, जीरो। तो जीरो क्या करना है, जीरो वन, जीरो वन, ये इसका और ये इसका। ठीक है, अब इस वाले वन के लिए करना पड़ेगा, तो वन में करना है वन जीरो। तो ये वन इसके लिए और ये जीरो इसके लिए। इधर तीन, इधर के स्क्वायर थ्री भी आ गया और के स्क्वायर फोर भी आ गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे करना है। तो देखो एग्जांपल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल इफ एन इज इक्वल टू थ्री, इन द फर्स्ट रो इज जीरो। पहले रो में तो जीरो ही पड़ा है केवल। ठीक है, इन द सेकंड रो इज जीरो एंड वन। ठीक है, फर्स्ट कॉलम पे जीरो और के सेकंड, मतलब सेकंड कॉलम में वन। ठीक है, एक कॉलम में एक ही डिजिट रहेगी। एंड द थर्ड रो इज जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो। क्यों? देखो, पहले रो के कॉलम पे जीरो रखा था, ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है इस लाइन में। ठीक है, अब जैसे अपन नेक्स्ट रो में जाएंगे क्या होगा, जीरो है उसको तो अपन जीरो वन से रिप्लेस कर देंगे, अगर वन है तो वन जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक कॉलम में एक ही डिजिट रहेगी। ठीक है, तो जीरो था तो इस कॉलम में जीरो रहा, नेक्स्ट कॉलम में वन आ गया, क्योंकि जीरो को जीरो वन बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए अपन एन इसको थ्री के जाएंगे, तो इस रो में जीरो था तो जीरो और वन। अब इस वन के लिए वन और ये जीरो। ठीक है, ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। आपको इनपुट में के एन, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये क्यों है, आपको बोला है इनपुट क्या होगा, एन और के होंगे। आपको इनपुट में क्या मिलेगा, सॉरी, इनपुट में आपको क्या मिलेगा, एन कॉमा के मिलेगा। आपको बताना है किसी भी nth रो के kth कॉलम में कौन सा वैल्यू पड़ा है। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। लेट्स सपोज आपको n गिवन है थ्री और k आपको बोल दिया थ्री, थ्री कॉमा थ्री आपको इनपुट गिवन है। लेट्स सपोज थ्री कॉमा थ्री इनपुट गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई थर्ड रो में थर्ड कॉलम के इक्वल टू वन, के इक्वल टू टू, के इक्वल टू थ्री, क्योंकि जीरो से चालू नहीं है, वन बेस इंडेक्सिंग है। तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है वन, इस वन को आउटपुट मांगा है आपसे। ठीक है, ये इंटीजर आउटपुट में मांगा है। तो इंटीजर हमेशा या तो वन होगा या आउटपुट होगी, दो इंटीजर पे अपन खेल रहे हैं। ठीक है, तो गिवन टू इंटीजर एन कॉमा के रिटर्न द केथ वन बेस इंडेक्सिंग, फिर से बोल दिया सिंबल, इन द nth रो ऑफ द nth रो। ठीक है, ये बोला आपको। ठीक है, तो अब इसको अपन अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया ये दिमाग में कैसे आएगा कि ये रिकर्जन से होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। मैं पहली वाली ग्रामर जो जैसे घास पीस बना रखा है ना, उसको मैंने नीचे सही से बना रहा हूँ। ठीक है, एन इक्वल्स टू वन के लिए यहाँ लिख रहा हूँ जीरो,
n इक्वल्स टू 2 के लिए लिख रहा हूँ, 0 को अपन को 0 और 1 करना है। n इक्वल्स टू 3 के लिए 0, इस 0 को 0 1 किया, 1 को 1 0 करेंगे, थोड़ा दूर-दूर लिख लेते हैं। एक बार n इक्वल्स टू 4 भी लिख लेते हैं, ठीक है। इस 0 के लिए 0 1, इस 1 के लिए 1 0, फिर इस 1 के लिए 1 0, थोड़ा दूर-दूर, ठीक है, और फिर इस 0 के लिए 0 1, ठीक है। तो 0 1, 1 0, 1 0, 0 1, ठीक है। अब आपको अब आप कैसे सोचोगे, ठीक है? तो देखो कैसे सोचेंगे अपन। आपको लेट्स सपोज़ इनपुट आया है आपके पास इनपुट आया है 4,3 आया है, ठीक है? आपको बोला है 4th रो का 3rd कॉलम की वैल्यू बताओ, जो कि आंसर 1 है मुझे दिख रहा है, पर आप बताओ। तो ये 1 किस पे डिपेंड कर रहा है? आप बताओ। इस इस पूरी टेबल में ये 1 इस पूरी टेबल में ये 1 किस पे डिपेंड कर रहा है? मैं बोलूँगा इसकी प्रीवियस रो से आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, पर इसकी प्रीवियस रो की किसी वैल्यू से ये 1 आ रहा है। किसी इस प्रीवियस रो में कुछ ऐसा वैल्यू है जिसकी वजह से ये 1 आ रहा है, ठीक है? तो अगर मेरे को मैं एक रिकर्जन के लिए एक अलग से फंक्शन लिखता ही हूँ। तो लेट्स से सपोज़ मैंने कोई फंक्शन लिखा है, उसमें ये एन और के पास किया है। तो ये एन और के मेरी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है? मुझे एन, के की वैल्यू चाहिए, एन, के पे कौन-सी वैल्यू पड़ी है। तो ये एन, के वाली वैल्यू आ कहाँ से रही है? अपन क्या करते थे, एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है? तो इस वाली प्रॉब्लम का आंसर इसकी प्रीवियस वाली इससे आंसर लेते थे, इसमें कुछ ऑपरेशन करके इसका आंसर देते थे। इसके लिए अपन इसमें कुछ ऑपरेशन करते थे और अपन आंसर लेते थे। इसके लिए अपन ऐसे, इसके लिए अपन बेस केस पे डिपेंडेंट थे, ठीक है? ऐसा अपन करते थे, ठीक है? तो वही मैं कह रहा हूँ, जब अपनी मेन प्रॉब्लम है कि अपने को फंक्शन एन, के का आंसर चाहिए, तो अब पहले ना एक-एक रो को चलते हैं, पहले एक-एक चीज़ को सॉल्व करते हैं, एन के लिए करते हैं। भई इस रो पे जो ये वाली वैल्यू है, इसका आंसर कहाँ से आएगा? प्रीवियस रो से, ठीक है? तो वो कहाँ से आएगा? फंक्शन एन माइनस 1 से। ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई ये 4 मतलब ये जो 4th रो है, इस पे जो 3rd कॉलम पे जो वैल्यू है ना, वो उसकी प्रीवियस वाली पे कहीं न कहीं से डिपेंडेंट कर रही है। तो मेरे को प्रीवियस वाली में जाना पड़ेगा एक तो, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकर्सिव रिलेशन क्या लिखना है, ठीक है? तो अब देखते जाओ। चलो आपने बोला कि चलो n को तो n-1 कर दो। तो मैं क्या बोलूँ, अब क्या k को क्या करना है? तो मैं बोलूँगा यार k को कुछ भी नहीं करना। अब आप बोलोगे k को कुछ भी नहीं करना। वेल देखो, मुझे ना 3rd कॉलम का आंसर चाहिए। मुझे 3rd कॉलम का आंसर चाहिए। तुम बोलोगे भई 2nd कॉलम k -1 कर दो, +1 कर दो, 2nd में चले जाओ, 4th में चले जाओ, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं k लिखूँगा, ठीक है? लेकिन मैं तुमको बोलूँ कि भैया ये हमेशा ये सोचना यार गलत है। तुम बोल दिए k को ऐसे-कैसे रख लो, लेकिन ये सोचना हमेशा गलत है, क्योंकि देखो कैसे? लेट्स सपोज़ तुम्हारे पास इनपुट में आया होता 4, लेट्स सपोज़ 5 आया होता, ठीक है? 4, 5 आया होता, तो 1 2 3 4 5। अब तुम है ना प्रीवियस रो में जाते हैं, n-1 करके प्रीवियस रो में जाते, तो इस रो में तो 5 तो है ही नहीं, यहाँ के लिए तो है ही नहीं, ठीक है? तो मैं अगर तुमको बोलूँ k को ऐसे कैसे रख लो, तो ये वैलिड है, पर मैं अभी इस केस में वैलिड नहीं है, पहले तुमको इसमें कुछ और ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको बोला कि रुको, अपन इसको अभी वापस आते हैं इस पे, ठीक है? इस पे अपन वापस आते हैं कि k को क्या करना है अपने को, ठीक है? इस पे हम वापस आते हैं और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ठीक है? अब k के लिए अपने को लगाना है, तो k को लगाने से पहले तुम है ना बेस केस पे जाओ। देखो, मेरे को ये वाला 1 चाहिए था, ये किस पे डिपेंडेंट है? और इससे पहले एक बार चीज़ देखो, बेस केस से पहले एक बार अपन कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। मैंने तुमको बोला था स्टार्टिंग में कि भाई ऑब्ज़र्वेशन वाली चीज़ है, तो पहले ऑब्ज़र्वेशन देखते हैं, उसके बाद अपन बेस केस तुमको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? अब इस वाली टेबल में तुम देखो क्या ऑब्ज़र्व तुम खुद से कर सकते हो। वीडियो पॉज़ करो और मैं तुमको ये डेटा दे रहा हूँ, तुमको मुझे इसमें से ऑब्ज़र्वेशन बतानी है कि ठीक है, मैंने इसमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी, मुझे ये चीज़ दिख रही है इसमें। अगर नहीं दिख रही है तो वीडियो कंटिन्यू करो। देखो, हर n के इंक्रीज़मेंट के साथ जो लेंथ है ना, वो डबल हो रही है। यहाँ पे लेंथ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई और यहाँ पे 8 हो गई। देखो कैसे? यहाँ पे लेंथ 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे क्या हो गई 4 और यहाँ पे हो गई 8, ठीक है? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है? ऐसे यहाँ पे अपनी लेंथ चल रही है। एक चीज़ तो ये ऑब्ज़र्व करने वाली है। दूसरी चीज़ क्या ऑब्ज़र्व करने वाली है? देखो, अ इस वाले पार्ट को देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। इसका मतलब ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं ये। इसका मतलब है कि जो हाफ़ जो लेंथ है ना, जो 2x हो रही है हर बार,
तो लेंथ का जो हाफ पार्ट है ना वो प्रीवियस से मैच कर रहा है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 8 है, तो इसके शुरू के 4 डिजिट प्रीवियस के पूरे 4 डिजिट से मैच कर रहे हैं। इसकी खुद की लेंथ क्या है अपनी 4, तो इसके शुरू के 2 डिजिट इसके 2 डिजिट से मैच कर रहे हैं। इसकी लेंथ क्या है 2, तो इसकी लेंथ का हाफ करो 1, तो इसका 1 प्रीवियस के 1 से मैच कर रहा है, ठीक है? तो जो भी इसकी लेंथ है उसके हाफ कैरेक्टर इनिशियल हाफ कैरेक्टर प्रीवियस पूरी रो से मैच कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमको है ना बेस केस पे लेके चलता हूँ। ये 2 ऑब्जर्वेशन अपन ने करी है, पहले बेस केस देखते हैं। मैं तुमको बोलूँ यार ये 4, 2 मतलब n4 और k इक्वल्स टू 2, तो जो 1 पढ़ा ये किस पे डिपेंडेंट है? मैंने बोला n-1 k पे। 1 1 इधर देखो 1 है, इधर भी 1 है क्योंकि सेम वैल्यूज़ है। अब बोलोगे यार ये मैं लिखते जाता हूँ सीधा, इधर लिखते जाता हूँ सीधा, तुमको दिख रही है? ठीक है? तो मैंने इधर लिख दिया फंक्शन ऑफ 4, 3 इस 4, 2 की बात हो रही है अपने यहाँ पे। 4, 2 ये वाला 1 किस पे डिपेंडेंट है? f ऑफ 3, 2 पे, ठीक है? ये f ऑफ 4, 2 इस 3, 2 पे डिपेंडेंट है, 3, 2 पे डिपेंडेंट है, ठीक है? अब ये f ऑफ 3, 2 फर्दर किस पे डिपेंडेंट है? f ऑफ 2, 2 पे। देखो ये f ऑफ 3, 2 2, 2 पे डिपेंडेंट है, ठीक है? 2, 2 पे डिपेंडेंट है। अब बोलोगे यार भैया अब कितना चलते जाएगा, क्या चलते जाएगा? बेस केस तो आना चाहिए ना, कभी तो कभी तो बेस केस आना चाहिए। तो मैंने तुमको बोला था कि देखो बेस केस में क्या बोला है, अ ये वाली लाइन ही बेस केस है और कुछ भी नहीं है, यही वाली लाइन बेस केस है। क्या बोल रहे हैं? अगर n इक्वल्स टू 1 हो और साथ में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉमा k इक्वल्स टू 1 हो, तो अपन क्या रखेंगे उधर? 0 रखेंगे, 0, ठीक है? उधर अपन 0 रखेंगे, ठीक है? ठीक है? तो ये वाला जो अब जैसे अपन क्या कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो ना क्या बोलते हैं एक सेकंड, हाँ, इधर के लिए अभी जो इधर वाले इस वाले एग्जांपल को एक बार स्किप कर दो। इसको है ना मैं अभी तुमको दूसरे तरीके से समझाऊँगा। इसमें क्या एक लॉजिक लगेगा, वो भी मैं तुमको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। एक बार के लिए ये वाला एग्जांपल लो। ये वाला इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है और ये फर्दर इस पे डिपेंडेंट है और ये जब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहुँच गए हैं। जी तभी तो हो सकता है कि भाई जब अपन n भी 1 हो गया हो, माइनस करते-करते जो देखो मैं तुमको लिख के दिखा देता हूँ। f ऑफ 4, 1 किस पे डिपेंडेंट है? एफ ऑफ 3, 1 पे। किस पे डिपेंडेंट है? एफ ऑफ 2, 1 पे। ये किस पे डिपेंडेंट है? एफ ऑफ 1, 1 पे, ठीक है? ये वाली बात तो सत्य है ना? ये इस पे डिपेंडेंट है, इस पे और एफ ऑफ 1, 1 का क्या मतलब है? कि भाई n भी 1 हो गया हो, k भी 1 हो गया हो। इसका मतलब अपने को रिटर्न क्या करना है? 0, क्योंकि इन्होंने खुद बोल दिया है कि अपने को ऐसी टेबल बिल्ड करनी है जिसके फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे 0 पड़ा हो। ये तो मैंने को यहीं पे बता दिया था कि भाई फर्स्ट रो पे 0 पड़ा है, तो फर्स्ट कॉलम पे 0 पड़ा है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि भाई बेस केस क्या होगा? जो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई अगर n 1 हो जाए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे और साथ में एंड k भी 1 हो जाए तो मुझे रिटर्न 0 कर देना है, ये मेरा बेस केस होगा। तो बेस केस पता चल गया। रिकर्सिव रिलेशन अपन ने कहाँ तक लिख लिया था? यहाँ तक लिख लिया था। इसमें k की वैल्यू अपन रिकर्सिव रिलेशन नहीं लिख पाए थे, ठीक है? तो कुछ-कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही है मुझे। उसमें से मैं अभी इन दोनों को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, ये है हाफ पार्ट, इसके पहले की वैल्यूज़ ऊपर मैच कर रही है, इसके आगे की नहीं कर रही। ठीक है? इसको मैं मिड बुला रहा हूँ। अब मेरा क्या कहना है ये देखो, जब मैं लिखता हूँ अगर इफ मैं इसका मिड कैसे निकालूँगा तो पता चल गया कि जो भी इसकी लेंथ होगी उसको डिवाइड कर दूँगा 2 से और इसकी लेंथ कैसे निकालूँगा कि भाई जो भी अपनी क्या बोलते हैं n की वैल्यू है, देखो जैसे इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 4, इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 8 है, ठीक है? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़ ठीक है? तो इसकी लेंथ कैसे निकालूँगा? देखो जो भी 2 की पावर में है, इधर 2 की पावर में 3 है तो वो n-1 है, मतलब 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये मेरे पास हाफ पार्ट एलिमेंट्स आ जाएँगे, ठीक है? ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। 2 की पावर n-1 क्या होगा? 2 की पावर 3 तो 8 होगा और 8 को हाफ कर दूँगा तो मेरा मिड 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 में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि मिड निकालना कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है? तो अब इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें देखो ना अपने को कि भाई n तो मुझे -1 करना है, मतलब जो भी मेरी वैल्यू मुझे n जो भी पूछा है वो प्रीवियस रो से मुझे मिल रहा है, तो मुझे पता चल गया लेकिन k किस किस पे डिपेंडेंट करेगा। तो देखो k में अपने ऑब्जर्वेशन ये है कि जो स्टार्टिंग की
स्टार्टिंग की हाफ लेंथ की जो वैल्यूज है वो प्रीवियस रो पे डिपेंडेंट है पूरी पूरी, वो तो एग्जैक्ट सेम है भाई। ये जीरो किससे आया, इस जीरो से, ये वन इस वन से आया, ये वन इस वन से आया, ये वन इससे आया है, ठीक है। तो अगर मैं एक इफ कंडीशन लगा दूँ, इफ मैं चेक कर लूँ कि एक सेकेंड, के जो मेरा के है, जो मेरे से पूछ रहा है कि भाई इस रो में के कॉलम की वैल्यू बताओ, वो के अगर लेस देन इक्वल हो मेरे मिड के कि मतलब वो के जो मेरे से पूछ रहा है ना, जैसे इनपुट में मेरे से पूछ रहा था वो वाला एग्जांपल जहाँ पे अपन अटके थे, वो कौन सा था, 4,2। तो इस एग्जांपल को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। 4,2 एफ ऑफ 4,2, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे इसके लिए पूछा है, अगर ये टू, जो ये टू है, अगर ये मिड के इधर इधर लाई कर रहा है, मिड मिड वाले पोर्शन में लाई कर रहा है, मिड के पहले, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रीवियस रो के उसी कॉलम पे डिपेंड करेगा। तो जब मैं फंक्शन रिकर्सिव कॉल लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, फंक्शन n-1 कॉमा के, ठीक है। तो मैं के सेम ही रखूंगा, एल्स 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 मतलब मिड के इधर वाला पार्ट। अब इधर का लॉजिक रखना पड़ेगा कि इधर का मुझे इतना तो पता है कि ठीक है, फंक्शन वो आ तो प्रीवियस रो से रहे हैं, लेकिन के की वैल्यू क्या लिखूं, वो आ तो प्रीवियस रो से रहे हैं, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। आ तो वो प्रीवियस रो से रहे हैं, ये वाले वैल्यूज भी जनरेट हो रही है मेरे प्रीवियस रो की वैल्यूज से ही, लेकिन ये के को कैसे मैप करूं। तो देखो अब तुमको क्या करना है, इस वाले को इससे मैप करना है, इसको इससे मैप करना है, इसको इससे मैप करना है, और इसको इससे मैप करना है, ठीक है। ये भाई इंडेक्सिंग लिख देता हूँ रफ रफ के लिए। वन वन बेस इंडेक्सिंग है, 1 2 3 4 को 5 6 7 8 से मैप करना है आपको। फर्स्ट इंडेक्स को 15 इंडेक्स से और इसको ऐसे मैप करना है। और मिड कहाँ पे होगा, अभी 4 पे होगा। क्यों मिड 4 पे क्यों होगा, क्यों, देखो इसकी लेंथ क्या है, 8 है, इसकी लेंथ क्या है, मैं लिख देता हूँ, लेंथ क्या है 8। ये कैसे आई, जो फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला, ठीक है, 2 की पावर n-1, n क्या है 4, 2 की पावर 4 - 1, तो ये हो गया 2 की पावर 3, ऐसे 8 आई। तो इस 2 की पावर 3 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये तो ईजी है, 8/2 4, ये 4 आ गया, ठीक है। तो मिड की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। मिड की वैल्यू 4 हुई। अब अपने को क्या करना है, इस वन इंडेक्स को 5 इंडेक्स से मैप करना है, और सेकंड इंडेक्स को 6 इंडेक्स से मैप करना है। तो ये वाली बहुत चीज़ ईजी है, मैं क्या करूँगा, सब में से मिड को माइनस कर दूंगा। जैसे देखो अगर मेरा के इधर लाया कर रहा है तो वो बड़ा होगा मेरे मिड से, तो मैं 5 - 4 करूँगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 1, तो मेरे 1 से मैप हो गया। जब मैं 6 - 4 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2, तो ये 2 से मैप हो जाएगा। इंडेक्सिंग के हिसाब से, इंडेक्सिंग में गेम खेल रहे हैं ना अपनी अपन तो, ठीक है। 7 - 4 करूँगा तो 3 से मैप हो जाएगा, 8 - 4 करूँगा तो ये मेरे 4 से मैप हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एन कॉमा क्या है, एन कॉमा के क्या है, ये रो है और ये कॉलम है, तो के की वैल्यू मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ मिड से, तो ये मैप हो जाएगी ना। जब नेक्स्ट कॉल जाएगी फंक्शन के लिए तो वो तो ऐसा 1 ही जाएगी, तो उसको तो लगेगा कि भाई के इक्वल टू 1 के लिए कॉल आई है, समझ गए ना, ठीक है। ऐसे चतुराई से काम करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है, तुमने इसको इससे मैप करा था तब तो वो वैल्यू सेम थी, जो अपन कर रहे हैं ना भाई, एन कॉमा के लिए जो कॉल आई है, F,2 के लिए कॉल आई है, तो n-1 करके के को तो अपन एज इट इज भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो था, तो ये जीरो कहाँ से आया, इस जीरो से आया। ये वन किससे आया, इस वन से आया है। ये वन किससे आया, इस वन से आया है। ये जीरो किससे आया, इस जीरो से आया। जैसे देखो यहाँ पे होता है ना, ये जीरो कैसे आया, इस जीरो से। ये जीरो कैसे आया, इस जीरो से। ये जीरो कैसे आया, ये तो मुझे बेस केस से पता चला है। क्यों, क्योंकि n1 है और k भी 1 है, तो मैंने बेस केस में क्या लगा रखा है, बेस केस लिखा था, तो ये रहा, n1 हो जाए और k1 हो जाए तो 0 0 कर देना, ठीक है। तो ये 4,1 की कॉल किस पे डिपेंडेंट है, 3,1 पे आंसर पे डिपेंडेंट है। 3,1 का आंसर किस पे डिपेंडेंट है, 2,1 वाले आंसर पे डिपेंडेंट है। 2,1 वाला आंसर किस पे डिपेंडेंट है, 1,1 पे। अल्ले 1,1 हो गया, तो 1,1 पे तो यार बेस केस हिट कर जाएगा, मतलब आंसर 0 होगा। तो इसका आंसर अपना 0 रिटर्न करेगा, ये आंसर इसको अपना 0 रिटर्न करेगा, ये आंसर इसको 0 रिटर्न करेगा, ये आंसर 0 रिटर्न करेगा, और फाइनली बोल देगा अच्छा 4,1 की वैल्यू चाहिए थी तेरे को, तो उसका आंसर भाई 0 है, 0 ले, 0 ले ले, ठीक है। ऐसे काम होगा। तो ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई कि ठीक है। तो ये जो लॉजिक मैंने भाई तुमको बताया, ये उन सब के लिए चलेगा जो मिड के पहले लाए करेंगे, उन सब के लिए लॉजिक चलेगा। लेकिन मिड के जो बाद लाए कर रहे हैं, एक तो अपने को उसके लिए मैप करना पड़ेगा। तो अपन ने मैप कर दिया, क्या मैप किया, के माइनस मिड, ठीक है। के से मिड की वैल्यूज को माइनस कर दो, मतलब जो ये फिफ्थ इंडेक्स पे 1 है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। ये 0 है ना, ये इस इंडेक्स की वजह से आ रहा है, के माइनस मिड, ठीक है। ये 7th इंडेक्स पे जो 0 पड़ा है ना, ये 7 - 4 यानी कि थर्ड इंडेक्स की वजह से आ रहा है। ये जो 8 इंडेक्स पे जो 1 पड़ा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे 0 था, ये सेम था, ये 1 ही सेम था, ये 1 ही सेम था, ये 0 ही सेम था, पर ये वैल्यू तो सेम है नहीं। तो मैं बोला दिमाग दिमाग मत लगाओ, ये नोट ऑपरेटर का होता है, इसको लगा दो।
क्योंकि देखो जस्ट उल्टा ही है, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, ठीक है? तो मैं यहाँ तो सिंपल ये फंक्शन जाएगा, यहाँ पे मैं एक नॉट लगा दूँगा, ठीक है? मतलब जो भी आया उसका नॉट कर दो, मतलब 1 को 0, 0 को 1 कर दो, ठीक है? तो ऐसे करके मेरा आंसर ये काम करेगा, ठीक है? तो तुमको ये लॉजिक समझ में आया? तो ये मैं तुमको ऐसा कोड दिखाता हूँ। ठीक है? देखो, अगर n 1 हो और k 1 हो, देखो अपने को बोल दिया है कि अगर 1 बेस इंडेक्सिंग है तो n और k 1 होंगे, वी स्टार्ट राइटिंग बाय 0 इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो पे तो कॉलम पे तो कुछ होगा, वहीं पे तो रखोगे, तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होगी, 1 बेस इंडेक्सिंग है, तो वहाँ पे क्या पड़ा है? 0 पड़ा है। तो मैंने वही बेस केस में लिख दिया कि भाई n अगर 1 हो, रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है तो 0 है, अगर तू कॉल माइनस-माइनस करता-करता इधर आ जाए तो 0 की बात हो रही है। मैंने मिड निकाल लिया, मिड कैसे मैंने निकाला था? टोटल लेंथ जो है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। टोटल लेंथ क्या आ रही थी? फर्स्ट रो के लिए आ रही थी 1, सेकंड रो के लिए आ रही थी 2, थर्ड के लिए 4, ऐसे करके 8 ऐसे आ रही थी। 2 की पावर में थी और 2 की पावर n-1 थी, अभी तुमको दिखाया था। तो 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगा, तो मेरे पास मिड आ जाएगा, ठीक है? अब अगर मेरा जो k है, जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है, ये जो मेरे से k पूछा है, ठीक है? n का तो मुझे पता चल गया कि भाई जो इस रो के कॉलम से मुझसे वैल्यू पूछी नहीं, ये मेरे प्रीवियस रो की वजह से आ रही है, ठीक है? तो मैं n-1 वहाँ तो कर दूँगा। लेकिन अब जब मेरे को बोला जाएगा कि भाई k का क्या करें? तो अगर वो मिड के इधर लाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है, तो वो वैल्यू तो ऊपर वाली पे सेम ही है, तो मुझे बस उसी k के लिए कॉल कर देना है प्रीवियस रो में, तो मेरे को वो सेम वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर इधर लाई कर रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको मैप करानी पड़ेगी, 1 को 5 से, 2 को 6 से, ऐसे करके मैप करानी पड़ेगी। तो मैं मिड से माइनस कर दूँगा उनको। मिड से माइनस करने के बाद भी वो वैल्यू क्या है? रिवर्स है, 1 का 0, 0 का 1 है। तो मैं क्या करूँगा? नॉट ऑपरेटर लगा दूँगा, नॉट ऑपरेटर मैंने लगा दिया, जिससे मेरे को करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे करके मैं आंसर रिटर्न कर दूँगा। एक बार रन करते हैं इसको, अब सबमिट करते हैं। ठीक है? तो ये एक्सेप्टेड है। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर लेते हैं एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अब देखो, रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे पकड़ते हैं? भाई नॉर्मल में तो अपन फॉर लूप कहाँ लग रहा है, कितनी बार अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं एन पे, एरे में हर इंडेक्स पे कितनी बार ट्रैवर्स कर रहे हैं अपन निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे समझेंगे? देखो, पहले एन के लिए कॉल आई, फिर n-1 के लिए जा रही है, फिर n-1 के लिए आई होगी, फिर n-2 के लिए जा रही होगी, फिर n-2 के लिए आई होगी, तो n-3 के लिए जा रही होगी। मतलब हर n को ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैं। इसको इसको इसके लिए कॉल आई, तो मुझे भाई इसके लिए इसके पास जाना पड़ा, फिर इसके पास जाना पड़ा, फिर इसके पास जाना पड़ा। मतलब हर n की वैल्यू के लिए मैं ट्रैवर्स करूँगा। जैसे मान लो n 100 आया, तो मैं 99 पे जाऊँगा, फिर 99 पे 98 पे जाऊँगा, ऐसे करके मैं है ना वापस 1 तक आऊँगा, क्योंकि 1 बेस इंडेक्सिंग है। तो मैं पूरा n ट्रैवर्स कर रहा हूँ 1 से लेके 100 तक। तो मैं हर एक n पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इसलिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। ठीक है? क्यों होगी O ऑफ n? क्योंकि मैं हर n पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है? हर n पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अपनी बात होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ हुआ नहीं है, लेकिन तुमको पता है हर रिकर्सिव कॉल्स को अपन स्टैक में स्पेस करते हैं, तो वो स्टैक ज़रूर स्पेस लेगा, बाकी कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं है। तो वो स्टैक कितनी स्पेस लेगा? देखो, कॉल कितनी जा रही है उस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है कॉल कितनी जा रही है। देखो, अ, एन जैसे मान लो 4 था ना, क्वेश्चन अपने 4 का था, एन इक्वल टू 4 के लिए क्वेश्चन था, ठीक है? तो देखो कितनी कॉल गई, एक ये स्टैक में स्टोर होगी, फिर ये वेट करेगी इसके लिए, ये स्टोर होगी स्टैक में, ये इसके लिए वेट करेगी, तीसरी कॉल स्टैक और चौथी कॉल। तो मतलब जितनी स्पेस जितनी अपने एन की वैल्यू है ना, उतनी अपने को कॉल्स भी देनी पड़ेगी। तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसे करके मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऐसे करके मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक है? ठीक है। ठीक है? तो इतना ही था यार आज की वीडियो में। तुम एक होमवर्क लिख लो इसमें भी। बाइनरी सर्च अपन ने पढ़ा था। इसको रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट करना। अपन ने क्या किया था भाई, स्टार्ट प्लस 1 एंड माइनस 1 करके अपन काम चला लिए थे बढ़िया। 3 कंडीशन लिखते थे बाइनरी सर्च में। अगर मिड पे मैच कर जाए तो, और अगर की ग्रेटर देन है लेस देन है, स्पेस पे 2 कंडीशन और लिखते थे। ठीक है? तुम्हें क्या करना है, बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन रिकर्सिवली। तुमको वैसे नहीं करना कि भाई स्टार्ट प्लस 1 कर दिया मिड से कंपेयर करके, नहीं।
तुमको इसको रिकर्सिवली लिखना है। तो रिकर्सिवली बाइनरी सर्च की तुम खुद से एल्गोरिथम लिखना और एल्गोरिथम लिख के कमेंट कर दिया करो ये कोड है मैंने लिखा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है बना रहेगा अपना बीच का कोऑर्डिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।